हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने वाले दृष्टि का पहला टेस्ट सीरीज है। ये बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी का ये पहला टेस्ट सीरीज है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत मेजर सेक्शन तो पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्योंकि इसको भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मॉक देंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको फील आएगा कि एग्जामिनेशन में कैसे हमें लिखना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसका आंसर कैसे देना है, सब कुछ वो फील आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अभी का मतलब टाइम जो है ना बहुत क्रूशियल है। तो कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से क्वेश्चन गलती हो जाता है। क्योंकि आप जब एक बार पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसमें बहुत प्रेशर होता है और उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन सिमिलर दिखता है। मैथ तो है नहीं कि मैथ आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, आपका फिजिक्स में आंसर ही नहीं मिलेगा, बाकी सब में तो आंसर आपको सारा का सारा सेम ही दिखेगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस क्या होता है कि लगता है कि पता नहीं ये सही होगा कि वो सही होगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके प्रेशर को कम कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप भी एक पेज का सीट लीजिए, 150 1 से लेकर 150 तक का ये पॉइंटर बना लीजिए और हम क्वेश्चन बोलेंगे उसमें आप अपने हिसाब से टिक लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप रीचेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। हम बोलेंगे आंसर, आपका सही और गलत वहीं पर टिक लगा दीजिएगा, क्रॉस और करेक्ट, और फिर उसको चेक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपका सही कितना हो रहा है कितना गलत हो रहा है। जहाँ पे गलत हो रहा है उसको पार्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है, तो हालांकि हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे ताकि हमको बहुत फास्ट लेके चलना है, बहुत सारा टेस्ट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दृष्टि का जो क्लासरूम है दिल्ली का, वहाँ से हम लोगों ने इसको मंगवाया था। ये पूरा सारा इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और जो एग्जामिनेशन वाला में रहता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपका आता है, ये सारा ये यहाँ पे रोल नंबर भरने का और सारा जनरल इंस्ट्रक्शंस रहता है जिसको फॉलो करना होता है वाइल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये सारा कुछ है इसमें। तो चलिए इन सब चीज़ों को तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग का फोकस है कि क्वेश्चन हम लोग बनाएं। तो चलिए 1 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको देखने में आसानी होगी और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें विवास प्रणोरमा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कीकट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा शासक था जो एकराट की उपाधि धारण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पे पाए गए। आप अपना टिक लगाते चलेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बोलेंगे, उसको मैच करेंगे। तो ये सिक्के हाजीपुर क्षेत्र में पाए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चौथा नंबर सवाल, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सेक्शन वाइज ही है, ये शुरुआत में सेक्शन वाइज ही चलेगा। अभी 1 2 3 टेस्ट तक ऐसे सेक्शन वाइज चलेगा। इसमें हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका आंसर आप टिक लगा लीजिएगा अपना, चेरो वंश से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा ना, पेज से लिखेंगे, 150 क्वेश्चन का नंबरिंग देंगे, ABC अपना लिखेंगे, उसके बाद हम आंसर बोलेंगे, उसमें आप सही या गलत का टिक लगाएंगे, अपने हिसाब से ABC आंसर करेंगे और सही और गलत का टिक लगाएंगे। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उसको फिर रीचेक कर पाएंगे। और जहाँ पे आपको कमज़ोर फील हो रहा है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको गलत हुआ, तो दोबारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि उसका आंसर आप देखेंगे, अच्छा इसका आंसर तो सर ये बताए थे, तो दोबारा क्वेश्चन वो गलत नहीं हुआ। तीसरी बात और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि आप उस सेक्शन को अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल है तो देख लीजिएगा। हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एक स्टोरी बन जाता है देख लेने से, और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको 10-20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 150 में, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए होगी, तो आपका पूरा का पूरा वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए वो टिक लगाने वाला काम अपने पेज पे जरूर कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके 150 क्वेश्चन का टिक लगाइए। तो लिस्ट बना के 150 क्वेश्चन का ABC DE जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके सामने आंसर कीजिएगा। जब हम आंसर बोलेंगे तो उसको सही या गलत पे
उसको क्रॉस कीजिएगा, और लास्ट में जब ये पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको एक बार रीचेक कीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे गलती हुआ। और फिर चूंकि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ पढ़ चुके हैं और जो चीज़ हम लोग का बाकी है वो लोग हम लोग करते चलेंगे पैरेलली, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको हो जाएगा। तो आप चेक कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना परसेंट सही हो रहा है, कितना परसेंट नहीं हो रहा है, और सेक्शन वाइज आपका रेडी हो जाएगा। एग्जाम का जो प्रेशर है आप ईज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए सारा का सारा सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप अपना आंसर कर चुके होंगे। हमारा आंसर है डी, धर्मपाल ने की थी। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? सारा का सारा ये सब कुछ किया हुआ है, मतलब जो टेस्ट में आता है ऐसा नहीं कि कहीं और से आता है। अब ये है कि हम लोग को उसे कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर आप कर चुके होंगे। हमारा आंसर होगा इसमें बख्तियार खिलजी, इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आप आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? 7 नंबर सवाल, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, शूद्रक। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर सवाल, कुम्हरार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? कुम्हरार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। दृष्टि आईएएस का जो डिस्ट्रिक्ट कोचिंग जो है दिल्ली में, वो उसका कोचिंग का ये चीज़ है कि दृष्टि आईएएस का, चूँकि वो हिंदी मीडियम का कोचिंग है, तो ये पूरा का पूरा हिंदी का क्वेश्चन रहेगा इसमें। उसके बाद हम लोग परफेक्शन आईएएस का भी, अस्थाई का भी क्वेश्चन लेके आए हुए हैं ऑलरेडी, हम लोग दिल्ली से प्रॉपर मंगवाए हैं इसको आप लोगों के लिए। तो उनका क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, लेकिन दृष्टि का क्वेश्चन कंप्लीट का कंप्लीट हिंदी में है। तो 9 नंबर सवाल का आंसर हो गया नवपाषाण युग सी। उसके बाद 10 नंबर सवाल, आयुर्वेद की सबसे पहले दर्जा की संहिता, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? ठीक है, तो 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, चरक संहिता। उसके बाद 11 नंबर, मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर। 11 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा डी, पांड्यों ने। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्यों में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहले, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कौन था? यूनानी था। उसके बाद 15 नंबर, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये सारा का सारा हम लोग कर चुके हैं, पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी बुक। उसके बाद कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? कैवल्य जो पद है वो किस धर्म और संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। उसके बाद 17 नंबर सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदारो किस नदी के निकट स्थित है? हड़प्पा कालीन मोहनजोदारो सिंधु नदी के निकट स्थित है, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल, भीमबटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबटका शैलाश्रय किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप आ जाइए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 पे आप आ जाइए।
हम्म किस शिलालेख में पहली बार अशोक का उल्लेख किया गया? अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। इस तरह का सवाल बीपीएससी खूब पूछता है कि अशोक नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस शिलालेख में किया गया है, या फिर उनका दूसरा नाम सब भी जो है तो उसका भी किस जगह पे उल्लेख किया गया, इस तरह का सवाल पूछता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मस्की शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 20 नंबर, अग्नि के सर्वप्रथम प्रयोग के प्रमाण पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग का प्रमाण? तो 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण युग में। उसके बाद 21 नंबर सवाल, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। ठीक है, तो जैन धर्म में यह माना जाता है, ये क्या दर्शाता है? तो ये देखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ये नियम है। क्या है? तो जैन धर्म का ये एक नियम है। उसके बाद 22 नंबर सवाल, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति कब हुई थी? भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति, 22 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। उसके बाद 23 नंबर सवाल, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 23 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी में किया था। उसके बाद 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान हैंग त्सांग भारत आया था? किसके शासन के दौरान आया था? तो इसका हर्षवर्धन हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद 25 नंबर सवाल आप आ जाइए, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? 25 नंबर सवाल, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा एलिफेंटा में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर सवाल, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ का राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन। उसके बाद 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? मतलब कि कौन से काल में, कौन पहले काल में है, कौन बाद के काल में है? ठीक है, तो इसमें जो 27 नंबर सवाल है इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, तटीय मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर मढेरा सूर्य मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर। तो ये सीरियल नंबर है क्रोनोलॉजिक काल के हिसाब से, समय के हिसाब से। उसके बाद आपका आ जाता है 28 नंबर सवाल, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम अग्निमित्र, भवभूति नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद आपका 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो अगस्त, तिरुवल्लुवर, इंग्लो एडिगल, कंबल, इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अगस्त को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, इसमें से कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली और अलीमगीरपुर, इनमें से सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 31 नंबर सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे ज़्यादा भी पूछता है और सबसे कम भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला जो राजा था उसका वो खिलजी वंश था। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि मॉक टेस्ट आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा, लेकिन आपका सोचने का प्रोस्पेक्टिव बहुत बढ़ जाएगा। आपका जो अनटच्ड पॉइंट भी रहता है ना, वो भी टच हो जाता है और आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो एग्ज़ाम में जो एक डाउन हो जाता है आदमी, प्रेशर फील करता है कि भाई पास करना है, पास करना है, ऐसे आपका क्वेश्चन 10 सही होगा, एग्जाम में वो हो जाता है 5, इसलिए कि प्रेशर रहता है। तो मॉक आपके उस प्रेशर को रिड्यूस कर देता है और कुछ नहीं करता है, आपसे गलत होने का चांसेस को कम करता है, सही होने के चांसेस को बढ़ा देता है मॉक टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन लड़ जाएगा डायरेक्टली, कोई ज़रूरी नहीं है, लड़ भी सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि लड़ेगा।
तो इसलिए मॉक जरूरी होता है कि आप गलतियां कम करें, आप जो जानते हैं उसका सही आंसर करें, और आप में कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम में कि हाँ यही सही होगा तो यही सही होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा दो ऑप्शन में। आप अगर मॉक अच्छे से करके जाएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले जरूरी है कि आपका पढ़ाई हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मॉक से भी नहीं होगा। तो हम लोग इस लेवल तक इतना पढ़ चुके हैं कि मॉक हम लोग कर सकते थे, इसलिए हमने मॉक शुरुआत थोड़ा देर से की है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। 32 नंबर, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यौवन प्रिय संदर्भित करता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित यौवन प्रिय संदर्भित किस चीज को बताता है? यौवन प्रिय, तो ये बताता है काली मिर्च को। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, काली मिर्च। उसके बाद आप आ जाइए 33। दारा सिको किस सूफी सिलसिले के अनुयायी था? तो दारा सिको जो है 33 नंबर का एक कादिरी सिलसिले का सपोर्टर था ये, ठीक है। उसके बाद ताली कोटा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया तो किनके बीच लड़ा गया? तो ये 34 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध, साउथ बिहार की हिस्ट्री में। उसके बाद 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य साउथ में है, था, मतलब उस समय था विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद आप आ जाइए 36 नंबर सवाल, मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू का उपयोग को प्रतिबंधित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनफैक्ट जो भी हम लोग मॉक कर रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो इसका 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर ने ऐसा किया था, तंबाकू को प्रतिबंधित किया था। उसके बाद 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही अनुक्रमांक है? मतलब किसका जन्म पहले हुआ, किसका जन्म बाद में हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, ये सही क्रम है। उसके बाद 38 नंबर, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं। कौन है भाई? नीतिसार। नीतिसार की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कामंदक। कामंदक ने नीतिसार की रचना की थी, 38 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आप आ जाइए 39 नंबर सवाल, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम 1526 में, 1556 में, उसके बाद 1761। 39 का सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 40 नंबर सवाल, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तोप सबसे पहले कब यूज किया गया था, किसको दिया जाता है श्रेय? तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बाबर को, आंसर डी। उसके बाद 41 नंबर, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई? मनसबदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर के द्वारा मनसबदारी शुरू की गई थी। 41 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप आ जाइए 42 नंबर सवाल, घोड़े की नाल की आकृति वाला, आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। घोड़े के नाल के आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो ये 42 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका अलाई दरवाजा में। उसके बाद 43 नंबर, 43 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान पर सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर आगरा, बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, हुमायूं दिल्ली। इसमें से कौन सही नहीं है? तो 43 का ए, जहांगीर आगरा में नहीं है। उसके बाद 44 नंबर, तो कहाँ है उसका? लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है। चलिए 44 नंबर सवाल, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना की बात है? दीवाने मुस्त खराज विभाग की जो स्थापना की थी, करवाई थी, वो कौन सा सुल्तान था? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, सी। उसके बाद 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसे कव्वाली का जनक कहा जाता है, माना जाता है?
तो 44 का 45 का हो जाएगा सी। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। उसके बाद आपका 46 नंबर, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था? तो शिवाजी के द्वारा शुरू की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आपका 47 नंबर सवाल। उसके बाद सखी ग्रंथ का अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक, ये जो दो चीजें हैं सखी ग्रंथ की, वो किसके द्वारा रचित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कबीर के द्वारा। उसके बाद आप आ जाइए 48 नंबर सवाल। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 48 नंबर में क्या ए, चोल इसमें नहीं थे। उसके बाद 49 नंबर सवाल, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ? बिहार में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, तो 49 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, रोहिणी में हुआ था, जो अब देवघर झारखंड में पड़ता है। चलिए, उसके बाद 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चौसा का युद्ध, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का चौसा का ही युद्ध सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चौसा का युद्ध 1949 में हुआ था, ये 38 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप आ जाइए 51 नंबर सवाल। ये सारा युद्ध याद भी रखना चाहिए, ये आप ऐसे बाकी सब सही है तो इसका मतलब ये सब याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध तो अभी देखे ही 1761 में। तो ये सब चीज़ें भी याद आनी चाहिए, पूछता है ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी नामक उपनाम का उपयोग किया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें से कोई नहीं है, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था। सिकंदर लोदी याद रखेंगे, ठीक है, और पूरा देखेंगे भाई, क्वेश्चन कम से कम कर रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि कुछ आंसर ऐसा होगा जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और बोलेंगे, कहीं लिख नहीं सकते हैं चूंकि ये क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लिख नहीं सकते हैं इस पर, तो इसलिए सुनना ही पड़ेगा, और आप उसको प्लीज़ उसको इसलिए कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाने वाला कौन व्यक्ति था? तो उनका नाम था अशोक। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कब आएगा हमें भी नहीं पता था, हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया और मंगाया ये सारा का सारा क्वेश्चन मटेरियल, और हम लोग शुरू हो गए, इसलिए सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको पता चलेगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 53 नंबर सवाल, इन विद्रोह आंदोलनों विद्रोहकारियों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? मतलब कि काल के अनुसार विद्रोह आंदोलन विद्रोहियों का जो भी है तो वो सही क्या है इसमें? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें से ये वाला सब सही नहीं है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, नोनिया भूमिज लोटा टाना भगत। ठीक है, ये सही क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 54 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार के 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? 1857 में जो विद्रोह हुआ तो उसको जो बिहार के जो क्षेत्र के जो नेता थे उनका क्षेत्र के नाम से सुमेलित नहीं है। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। तो छपरा में जो था, तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने शुरू किया था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह शुरू किए थे दोनों भाई, ये भी गलत हो गया। तो दो गलत होने की वजह से ई आंसर हो गया, और बाकी यहाँ नवादा और रोहतास वाला सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा 54 नंबर सवाल का। उसके बाद आ जाइए 55 नंबर, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लियाकत अली किस स्थान पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में। उसके बाद आप जाइए 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
उसके बाद 57 नंबर सवाल, बिहार में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का जो नेतृत्व किया था वो अनुराग नारायण सिन्हा ने किया था। और उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डरफिन था। लॉर्ड डरफिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 में, उस समय वो यहाँ का वायसराय था। उसके बाद 60 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण सब लोग जानते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड था। उसके बाद 61 नंबर सवाल, 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया उस समय वायसराय कौन था? इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 61 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आप आ जाइए 62 नंबर सवाल, साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ है? साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1868 में शुरू हुआ था। उसके बाद 63 नंबर सवाल, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया? सती प्रथा पर भारत में प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? अपना आंसर भाई टिक लगाते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1829। उसके बाद 64 नंबर, चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय मतलब सबसे विशेष विशेषता क्या थी इसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। मतलब उस जमाने में भी ग्रामीण स्वायत्तता पे इसका जोर था। तो ये इसकी मतलब क्वालिटी थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था की क्वालिटी थी ग्रामीण स्वायत्तता। उसके बाद आप आ जाइए 65 नंबर सवाल, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, डेट क्या था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो डेट था 10 मई। उसके बाद 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है। तो कौन पहले यूरोपीय आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया? तो इसका सही क्रम जो होगा वो हो जाएगा सी, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वो पुर्तगाली आए थे इंडिया में। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट के मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था या नहीं थे, जो बोलिए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले समिति का सदस्य नहीं था या नहीं थे। तो इसमें से 67 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। इसमें से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तेग बहादुर सुप्रू थे, MS अन्य भी थे, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, और इसके अलावा अली इमाम थे, शुएब कुरैशी और GR प्रधान और भी लोग थे। तो इसमें से जो नहीं थे वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इसके ऑप्शन के हिसाब से नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद आप आ जाइए, मौर्य में सीता शब्द का अर्थ क्या था? सीता शब्द का क्या अर्थ था? मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ जो है वो क्या था? तो 68 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से राजस्व को सीता बोलते थे। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, जेम्स अगस्टन हिस्की नाम एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। उसके बाद आप आ जाइए 70 नंबर सवाल, दृष्टि का क्वेश्चन अच्छा होता है। दृष्टि IAS एक प्रतिष्ठित संस्था है, विकास कृति सर डायरेक्टर हैं, उसके चीफ हैं, तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और देव कृति सर को तो ऐसे भी हम लोग आदर्श मानते हैं, इनफैक्ट सारे लोग मानते हैं कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है, सलीका है, बहुत ही बेहतरीन है। चलिए
तो ये 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एम जी रनाडे, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो इसका 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 70 का आंसर ई हो जाएगा। तो तत्वबोधिनी सभा जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर है, आदि ब्रह्म समाज भी देवेंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एम जी रनाडे नहीं है। यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, तो इसलिए इसका 2 आंसर गलत हो रहा है, इसके लिए इसका फाइनल आंसर ई हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान अपने को रखना है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो रामोसी विद्रोह तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्चुअली इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो कर रहे हैं, सारा का सारा हम लोग डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जरूर देखिएगा, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में आए और आप पूछे कि ये कहाँ से पूछा था। ये जरूरी जानना है कि कहाँ से पूछा गया था। 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसमें राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखा हुआ बुक है, इसका 72 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 73 नंबर सवाल आ जाता है, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनकी मृत्यु हैजा से हुई, ये सही नहीं है, बाकी सब चीजें सही है। उसके बाद 74 नंबर सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस सवाल है। 74 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद आपका आ जाता है 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप आ जाइए 76 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की? तो महरौली लौह स्तंभ की स्थापना करने वाला भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके बाद आप आ जाइए 77 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा तो अध्यक्षता की गई थी, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है, और 1924 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। वो गांधी जी शायद एक ही बार अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, 78 नंबर सवाल, उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 79 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने वाले जो थे केशव चंद्र सेन थे। उसके बाद 80 नंबर सवाल, प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक कौन थे? तो चिकित्सक थे जीवक, 80 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सक थे। उसके बाद 81 नंबर सवाल आ जाइए, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? भारतीय अशांति का अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, किस नेता के बारे में ये बात कही गई थी? तो ये बात कही गई थी आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में, अंग्रेजों के द्वारा। 82 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरुआत की थी? भूदान आंदोलन शुरू करने वाले नेता कौन थे? तो थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन क्या बोलते हैं, भूदान आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद 83 नंबर सवाल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? 1664 ईस्वी में किया गया था। ये सी आंसर इसका होगा, ई नहीं समझ लीजिएगा, थोड़ा ई के नज़दीक चला गया है लेकिन नहीं समझिएगा। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सुमेलित नहीं है? इस वर्ड पे भी ध्यान रखना है कि नहीं है ये पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी है समझ में आता है और एक्चुअली नहीं है, सब सुमेलित रहता है, जो नहीं रहता है वही हम लोग इसमें आंसर हम लोग डी कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, नहीं है और यहाँ पे नहीं है, और हाँ का कौन सा आंसर गलत नहीं है। ऐसे भी सवाल पूछ देता है, अरे गलत नहीं है तो मतलब सही होगा ना, कौन सा आंसर गलत नहीं है,
यानी कि सब आंसर गलत है, इसमें से कौन सा आंसर गलत नहीं है, यानी कि वो सही होगा। तो अगर आपसे पूछता है कौन सा आंसर सही है तो सीधा सवाल हो गया, लेकिन पूछ दिया कि कौन सा आंसर गलत नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बहुत बार हम लोग ऐसा भी करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी गलती कर देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर 84 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई। इस तरह के सवाल में जनरली आंसर ई हो जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा सही हो जाता है तो या गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो मृत्यु लुम्बिनी में दिया हुआ है और जन्म कुशीनगर में दिया है, सीधा उल्टा कर दिया, गलत हो गया। चलिए 85 नंबर सवाल, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी वो थी बंगाल का विभाजन, जिससे बंगाल से बिहार, बंगाल का विभाजन जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद माउंट चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव किस चीज़ से संबंधित? मोन्टायू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट था, प्रस्ताव था, वो 1917 में आया था। वो किस चीज़ से संबंधित था? तो वो आपका संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। 86 का सवाल का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप आ जाइए 87 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? वो किसने कहा था? ये विनायक दामोदर सावरकर ने, वी.डी. सावरकर ने ये बात कही थी। 87 नंबर सवाल का आंसर डी। उसके बाद 88 नंबर सवाल, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसमें आपका 88 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। औरंगजेब ने अजीम को उसका पुत्र जो था सूबेदार बनाया था, और इसी के वजह से कुछ समय के लिए पाटलिपुत्रा का जो बोलते हैं, पाटलिपुत्रा का जो नाम था पटना का, वो कुछ समय के लिए अजीमाबाद भी रहा था। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, मोरले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 89 का आंसर हो जाएगा इसका बी। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मॉर्ले भारत का गवर्नर था, ये सही नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 90 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या है ये देखना है। चंपारण, अहमद मिल हड़ताल, खेरान सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये आपका सही क्रम है। आप ठीक से इसका ऑप्शन देखिए और बताइए, इसका सही क्रम सी है। उसके बाद आ जाइए 91 नंबर क्वेश्चन, 91, निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे? असेंबली बम कांड में कौन से शामिल थे? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें बटुकेश्वर दत्त भी थे और भगत सिंह दोनों थे, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर सवाल, अमुक्त माल्यवध नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो 92 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय ने की थी। उसके बाद 93 नंबर सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम बवालवस्की और कर्नल अलकाट ने के द्वारा की गई थी। उसके बाद 94 नंबर सवाल, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग। उसके बाद 95 नंबर सवाल, दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए, वो कब आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को, और इसी के उपलक्ष्य में 9 से 12 जनवरी तक हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किस श्री गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले जो सिख गुरु थे वो गुरु अर्जुन सिंह थे।
अर्जुन देव थे। उसके बाद आप 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किस नेता को माना था ये भी सब लोग जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु उन्होंने माना था। 97 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 98 नंबर सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, किस वर्ष आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1878 में। उसके बाद 99 नंबर सवाल, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है, यह कथन किसने कहा था? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में और बार बार ये लगता है बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो ये सवाल बार बार पूछता है क्योंकि इससे किक मिलता है कि अंग्रेजों ने ऐसा कहा, हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। ठीक है, थोड़ा देर से ही भगाया लेकिन भगाया तो जरूर। तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर सवाल, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, मैगेन कमेटी की सिफारिशों के आधार, हंटर कमेटी की सिफारिशों के आधार, बटलर कमेटी की सिफारिशों के आधार, ये नहीं है, सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 100 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 101 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1895 बॉम्बे में आयोजित हुआ। OMU अध्यक्ष थे वही WC बनर्जी, इसके सचिव थे। इसका अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डर्फिन भारत के वायसराय थे। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक सही। इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इसके अध्यक्ष जो लिखा हुआ है OMU, ये एक्चुअली महासचिव थे और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इस 1857 में जो हुआ था बॉम्बे में, ये पहला सही है। सॉरी। और दूसरा जो है उल्टा है, अध्यक्ष ये थे और महासचिव ये थे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये 82 की जगह पे 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो इसलिए दो सही गलत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 101 का आंसर ई। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 102 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। उसके बाद 103, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव शुरू हुआ था? हो विद्रोह जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। उसके बाद 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 104 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, ये सही नहीं है। हिंद स्वराज तो सुरेंद्रनाथ बंदे जी ए नेशन इन मेकिंग ऐसा करके इन्होंने लिखा था। और इसके बाद आपका आ जाता है 105 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बुक लिखा था, इन्होंने लिखा था इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, अंग्रेज कैसे, उसमें बताया था कि अंग्रेज कैसे लूट के ले गए। उसके बाद 106 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक थे या था? इसका आंसर हो जाएगा ई। 106 नंबर का आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इसमें जो दो नाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, इसके अलावा एक तीसरा भी नाम था, वो गंगा शरण सिन्हा का था, जो नहीं है, तो दो सही है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 107 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, आंसर डी। उसके बाद आप आ जाइए 108 नंबर सवाल, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 1940 का लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य जो था, मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 109 नंबर सवाल, निम्नलिखित
में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? गांधी इरविन समझौता का परिणाम इनमें से कौन नहीं था, ये देखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सहमत होना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिविधियों को अंकुश करने के लिए। तो ये इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें का सब ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी हुआ था सविनय में वापस लेने का और गोलमेज में शामिल करने, तो ये सारा का सारा आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया सामूगढ़ का युद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दारा सिकों और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। उसके बाद 111 नंबर सवाल, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, किसके दरबार में था? ये पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में था, आंसर ए। 112 नंबर सवाल, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। उसके बाद 13 नंबर सवाल, मैं पॉज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपना टिक जरूर लगाएं और बाकी आपको चेक करने में आसानी होगा, नहीं तो और थोड़ा फास्ट में चल सकता था। 113 नंबर सवाल, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस किसे हराए थे? 113 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे और वो गांधी जी के द्वारा नॉमिनेटेड किए हुए थे, तो गांधी जी को इससे बहुत तकलीफ भी हुई थी। एनीवे, तो 144 नंबर सवाल, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? 114 नंबर सवाल का आंसर बी, द्वार समुद्र में थी। उसके बाद 115 नंबर सवाल, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? बिहार में किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? 115 का बी आंसर हो जाएगा लखीसराय। उसके बाद 116 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? एलेक्जेंडर, लॉर्ड बेबल, स्टीफन क्रिप्स, विलियम वुड। ठीक है, तो लॉर्ड बेबल नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। और कौन नहीं थे इसमें? एलेक्जेंडर थे, बेबल नहीं थे, स्टीफन क्रिप्स थे, विलियम वुड नहीं थे। तो बेबल और वुड नहीं थे, एलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स थे, और इसके अलावा एक सदस्य और थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स आए थे वो कैबिनेट मिशन में, तो इसमें से दो आंसर नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 117 नंबर सवाल, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसमें किसे किया गया था? 117 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, सीताब राय को किया गया था। उसके बाद 118 नंबर सवाल, वर्ष 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व 118 में किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। उसके बाद 119 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रावस्था है? तो 119 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 120 नंबर सवाल, बिहार में निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया गया था? किस महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ऐसा काम किया गया था? तो 120 नंबर सवाल का सी, कुसुम कुमारी देवी ने किया था। उसके बाद 121 नंबर सवाल, हाँ, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? राधा स्वामी मत का संस्थापक तुलसी राम। उसके बाद 122 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी? वायसराय के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। 122 नंबर सवाल, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। उसके बाद 123 नंबर सवाल,
बुर्जहोम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल से। उसके बाद 124 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष किए गए थे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर? 1931 में। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बी है, ये डी नहीं समझिएगा, बी है। उसके बाद 125 नंबर सवाल, रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय, रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? उस समय कैसर ए हिंद की जो इन्होंने धारण की उसमें वायसराय कौन था भारत का? तो वो था लॉर्ड लिट्टन। उसके बाद आप ये 126 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। उसके बाद 127 नंबर सवाल, मौर्य प्रशासन में महिषी था या थी, जो भी है, महिषी किसे बोला जाता था मौर्य प्रशासन में? मौर्य प्रशासन में हमने जो समरी कराई थी ना, विशेश्वर दत्त की जो बुक थी उससे जो समरी हमने करवाई थी, उसमें ये सारा कुछ बहुत समरी में दिया हुआ है। बाकी विवाद पुनर्वास वाला में दिया हुआ है जो डिटेल है, लेकिन इसमें समरी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। इसका 127 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, मुख्य रानी महिषी के रूप में कहा। उसके बाद 128 नंबर, निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो नवपाषाण स्थलों में बिहार में जो स्थित है वो है इसमें से ऑप्शन में चिरांद। उसके बाद आप आ जाइए 129 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें से कोई भी बिहार में शामिल नहीं है। ये कहाँ गया? हाँ, इसमें से कोई भी जो जगह है ना ये बिहार में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर इसलिए 129 नंबर का आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 130 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सेंटेंस जो है वो असहयोग आंदोलन के विषय में जो कहा गया है वो सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कि आंदोलन मुसलमानों में बड़ी संख्या में भाग लिया, 20 से 22 तक हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे बंद कर दिया गया, बरदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। ठीक है, इसमें जलियांवाला बाग वाला ये गलत है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से इसे बंद नहीं किया गया। ठीक है, ये इसका आंसर गलत है, तो इसका आंसर गलत पूछ रहा है, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 131 नंबर सवाल, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से नहीं जुड़े थे? तो किससे वो नहीं जुड़े थे गांधी जी? इसका आंसर हो जाएगा डी, युगांतर से नहीं जुड़े थे, तो इसका मतलब बाकी से जुड़े थे, ये भी याद रखेंगे। अगर कहीं नहीं मिला होगा एक साथ तो याद रखिए, यंग इंडियन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन से गांधी जी जुड़े हुए थे, 31 का सवाल। उसके बाद 132 नंबर, अमृतसर अधिवेशन 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? अमृतसर अधिवेशन का 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। इसमें से महात्मा गांधी को सहयोग करने के लिए किसको चुना गया था? 132 का आंसर हो जाएगा ई, एनसी केलकर और आईबी सेन, ये दोनों है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 133 नंबर सवाल, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? ठीक है, वैशाली, अंग, चंपा, चेदी, सुकमती, सूरसेन, मथुरा। इसमें 133 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, 133 का सवाल का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि बजी, वैशाली ये सही है, अंग, चंपा ये भी सही है, और चेदी का किसके साथ है? ये सही है, और सूरसेन, मथुरा ये भी सही है, तो ये सारा का सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप 134 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो गंधार राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित
नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 135 नंबर सवाल। 100 कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? 135 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, राजशेखर। उसके बाद 136 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? मतलब ये अधिनियम हो गया, ये वर्ष हो गया, इसमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है? तो 136 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पिट्स इंडिया एक्ट जो है, अधिनियम जो है 1772 लिखा हुआ है, ये सुमेलित सही नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1909 में आया था, ठीक है। और चार्टर एक्ट जो आया था 1813 में भी आया था चार्टर एक्ट, तो ये सही है। पिट्स इंडिया जो है था 1972 में नहीं, 73 में आया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, डी, इसका आंसर 36 का हो जाएगा डी। उसके बाद 137 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है, कौन सा है? तो 37 का वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकबेथ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ये सही है, ठीक है। अब बाकी सब जो सीरियल नंबर है ये सही नहीं है। उसके बाद 138 नंबर सवाल, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का 138 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 17 में, 119 और 17 में किया गया था। उसके बाद 139 नंबर सवाल, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर जिले में। उसके बाद 140 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो पटना शहर को अजीमाबाद नाम किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजीम उन शान ने, जो औरंगजेब का पौत्र था। उसके बाद 141 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? 141 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद 142 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ कौन था? तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 143 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो ये बंगाल के क्षेत्र में की गई थी। उसके बाद 144 नंबर सवाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता की पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो इसको गाया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। उसके बाद 145 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कनौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? 145 नंबर सवाल का जो है वो कनौज त्रिकोण का हिस्सा चालुक्य वंश जो है वो नहीं है। उसके बाद 145 हो गया। उसके बाद 146 नंबर, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था, कहाँ कहाँ भ्रमण किया था? इसका 146 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। उसके बाद 147 नंबर सवाल, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो इसमें से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। उसके बाद 148 नंबर सवाल, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 105 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 149 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 सही है। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था, यहाँ 65 लिखा हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ये सही है। उसके बाद कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, ये 1910 लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं, तो ये सही नहीं है और ये
आपका बक्सर का यूज सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 150, चेरो विद्रोह हुआ, चेरो विद्रोह हुआ तो किसके नेतृत्व में हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चेरो विद्रोह सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपका 150 क्वेश्चन का सेट, लगभग इसमें इतिहास का ही सारा क्वेश्चन इतिहास का ही है। तो ये एक टेस्ट आपका कंप्लीट होता है दृष्टि कोचिंग से, और दृष्टि कोचिंग का क्वेश्चन अच्छा होता है, स्टैंडर्ड होता है। और हमने ये क्वेश्चन देखा, तो हम क्वेश्चन पहले मंगाए थे सैंपल, उसके बाद हमने चेक किया, उसमें क्वेश्चन अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना जरूरी है, चूँकि हम लोग बहुत लेट से शुरू किए थे तो क्वेश्चन फ्रेम करना मुश्किल था। तो हमें ये था कि आपको एक मॉक भी चलाया जाए जो कंटिन्यूअस बेसिस पे आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएँ और उसमें आप बेहतर करने के बारे में सोच पाएँ, बेहतर कर पाएँ। तो इसलिए हमने ये पूरा सेट मंगवाया। इसका 10 सेट है, इसके अलावा भी परफेक्शन IAS का है, आस्था IAS का 10-10 है, EDUTDA का है, सारा का सारा हमारे पास है। हम लोग उसको ख़त्म करेंगे जितना फास्ट हो सके। अभी तो हम लोग 1 घंटा लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आपको 2 घंटा एग्जामिनेशन में टाइम मिलता है। आप जो भी टिक लगाए हुए हैं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेके 150 तक का, उसमें आप चेक कर लीजिए। उसके बाद शाम में हम डेफिनेटली एक सेट और लाएंगे, इसका जो दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी टेस्ट अच्छा हो, जो आपके अपने हैं, जो जिनको आप मानते हैं कि हाँ। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है, जो टेस्ट बुकलेट के साथ ही हमको अवेलेबल हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग करेंगे तो हम लोग एक्सप्लेनेशन अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट सीरीज मॉक जो टेस्ट है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के साथ। शाम में भी एक टेस्ट रिलीज होगा, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि शाम में 7-8 बजे के आसपास रिलीज हो जाएगा, ताकि आप सोने से पहले एक टेस्ट और कर लें, क्योंकि मुझे भी फास्ट करना है और अभी भी आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इसे चेक कीजिए, उसके बाद और भी चीज़ें हैं पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आप रात में एक बार इसको एक टेस्ट करके ही सोइएगा। तो अपना वो 100 से लेके 1 से लेके 150 तक का सीरियल बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।